नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित नॉर्थ एमसीडी पर पार्षदों को 50-50 लाख रुपए फंड देने के फैसले पर आपत्ति जताई है। आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि नॉर्थ एमसीडी के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अपने पार्षदों को फंड देने के लिए पैसे हैं। अब जब एमसीडी चुनाव में मात्र 6 महीने बचे हैं, तब कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। और जब नॉर्थ एमसीडी पर दिल्ली सरकार का 2407 करोड़ रुपए कर्ज है, ऐसे में पार्षदों को 50-50 लाख रुपए फंड देना भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी विधानसभा में स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार को नगर निगमों को 1 रुपए नहीं देना है, बल्कि नगर निगमों को ही 6.50 हजार करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को वापस देना है। एमसीडी में बैठी भाजपा इसलिए कर्मचारियों को 6-6 महीने में वेतन नहीं देती ताकि कर्मचारी हड़ताल करें और वो इस बहाने दिल्ली सरकार से पैसे ऐंठ सके। हर 2 महीने 3 महीने के बाद एमसीडी का यही ढर्रा आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से करीब कि ये अपना पैसा जो है भ्रष्टाचार के चलते बर्बाद करते हैं और दिल्ली सरकार से पैसा मांगने का एक ही इनके पास तरीका है, अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बंद कर दें, 6-6 महीने तक उन्हें परेशान करें, वो धरना दें, हड़ताल दें, फिर ये दिल्ली सरकार से पैसा लें। कल एक ऐसी खबर हमें पता चली कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने पार्षदों को 50-50 लाख रुपए का फंड देने का फैसला किया है। अब जब मात्र चुनाव में 6 महीने बचे हैं और जब आपके ऊपर 4207 करोड़ रुपए का कर्जा है, जब आप 6-6 महीने की तनख्वाहें अपने डॉक्टरों को, नर्सों को और सफाई कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं, ऐसे में अपने पार्षदों को 50-50 लाख रुपए का फंड देना जो है पूरी तरीके से भाजपा की। आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से युवा चेहरे को अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपने दीपांशु श्रीवास्तव को अध्यक्ष बनाया है। इस मौके पर दीपांशु ने बताया कि कैसे बीजेपी एमसीडी में घोटाला कर रही है और आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता बीजेपी को इसका जवाब देगी। नवनियुक्त अध्यक्ष से खास बात की हमारे संवाददाता जिब्रान खान ने। उसकी मॉनिटरिंग वो सुबह 6 बजे उठकर हर जगह, हर सड़क पर जाके कहते हैं, दिखाइए आपने कहाँ पर काम किया है, कैसे काम हुआ है। तो आप ये सोचिए, जब हमारे एमएलए सुबह सुबह उठकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो ये लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इनको कोई पड़ी नहीं है जनता की। इनको मतलब ये नहीं है। आप अगर मैं जहाँ रहता हूँ, जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, मैं वहीं की अगर बात करूँ तो हमारे मेयर भी यहीं के हैं, लेकिन आप चलकर मैं दिखा सकता हूँ, आप चलकर देख लीजिए, हर जगह कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। भाई मैं खुद भी यहीं रहता हूँ। सामने कांति नगर जो डिस्पेंसरी है उसके सामने कूड़ा घर है और आए दिन वहाँ पर इतना कूड़ा होता है कि वहाँ से निकलना दूभर हो जाता है। यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि जब आपकी पार्टी आएगी तो यकीनन ऐसा होगा कि हमें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं एज अ जनता आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप कहीं पर भी कभी भी किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। इवन आपको मैं अप्रोच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी चीज़ें, वो व्यवस्था वैसे ही सुचारू रूप से हम लोग बनाएंगे जहां पर कि ये शिकायत कभी भी, क्योंकि जनता हमें मौका देगी और दिल्ली सरकार में जनता ने मौका दिया, एक बार मौका दिया, हमने काम किया, दोबारा चुन के आए। देश की राजधानी दिल्ली में झोलाछाप डॉक्टरों का गढ़ बन रहा है। राजधानी में झोलाछाप डॉक्टर दवा नहीं, मौत बांट रहे हैं। वैसे तो झोलाछाप डॉक्टर राजधानी के हर एक इलाके में मौत की दुकान चला रहे हैं। समय समय पर सरकार इन्हें पकड़ने का अभियान भी चलाती है, इसके बावजूद इनका जानलेवा धंधा चल रहा है। ताजा मामला राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग थाना क्षेत्र का है, देखिए। छोटी अर्थियों का बोझ सबसे ज्यादा होता है जब एक ही घर के दरवाजे से 2 छोटी छोटी अर्थियां निकली हों, तो किसका दिल चित्कार नहीं कर उठेगा। वो भी तब जब ये जिंदगियां डॉक्टर्स की लापरवाही की भेंट चढ़ गई हों। ये बदस्तूर उन बदनसीब माँ बाप का है जिनकी दुनिया अचानक वीरान हो गई, जिनकी एक नहीं 2-2 औलादें इस दुनिया से विदा हो गयी। माँ का आरोप है कि डॉक्टर की दवा के बाद दोनों बच्चों की हालत बिगड़ी। कुछ देर बाद दोनों बच्चों की मौत हो गई। बच्चे को 10 उल्टी हो रहा था, लैट्रिन हो गया था। उसके बाद में मेरे अस्पताल में लिए 12 बजे के बाद में मेरे दवाई लेके खिलाया। एक बार, दूसरी बार खिलाने टाइम में मेरे बच्चे को ज़्यादा हो गया। फिर मेरे बच्चे सीरियस हो गया, एकदम सीरियस में रह गया मेरे बच्चे दोनों। फिर उसके मैं से सोचिए दोनों बच्चे ऐसे हो रहा है, फिर उसको कर लेंगी सोचिए। थोड़ा उसका भैया का दवाई बहन को खा दिया, मैं पिला दिया था। फिर उसके वजह से वो बहन पे ख़त्म हो गया मेरा उसका।
दिल्ली में झोला छाप की वजह से ये 2 बच्चे अकेले शिकार नहीं हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में लगभग 40,000 झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। इन बच्चों के पिता को क्या पता था कि जिस डॉक्टर के पास वो अपने बच्चे को ले जा रहे हैं, वही झोला छाप डॉक्टर उनको दोनों बच्चों से हमेशा के लिए अलग कर देगा। बच्चे बीमार थे, कुछ हल्का फुल्का बुखार खांसी जो भी जुकाम था वो पड़ोस के क्लिनिक शाहीपुर क्लिनिक में ले गए और वहाँ पे उनने एक बच्चे की दवाई ले आई। फिर जो है उसको सुई भी लगाई दी गई, ये दवाई भी दी गई। वो पिलाने के 2-3 बारी पिलाने के लिए कहा गया। जैसे कि 2-3 बारी जैसे कि बच्चे को पिलाया, वैसे ही बच्चा सीरियस हो गया। सीरियस हुआ, क्लिनिक बंद थी। इन्होंने इधर उधर भागते भागते बच्चे को अस्पताल लाते लाते यहाँ लाते लाते बीच में बच्चे ख़त्म हो गए। उल्टी थोड़ा दस्त हो रहा था, तो इसीलिए मैंने उनको अस्पताल में ले गया। और अस्पताल लेने के बाद में मैंने उनसे 12 बजे के 12:30 बजे उन्होंने दवाई सुई लगाया और दिन में, और सुई लगाने के बाद दिन में 3 बार ये दवाई बच्चे को पिलाना बोला। तो वो मैंने वो बच्चों को 1 बार 2 बार पिलाया। और फिर वो लास्ट का जो था, अब एक और दूसरी लड़की 6 साल की थी, और मैंने बोला उसको डॉक्टर साहब कल लेके आऊँगा, वो भी थोड़ी बहुत बीमार है। उस डॉक्टर को बोला था मैंने, लेकिन थोड़ी बहुत दवाई उसको भी पिलाया। वो पिलाने के बाद में दोनों के दोनों एकदम सीरियस हो गए। दिल्ली में झोला छाप की वजह से ये 2 बच्चे अकेले शिकार नहीं हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में लगभग 40,000 झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक पर लोगों के हंगामे के बाद पुलिस कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत करा देती है। हर चौराहे पर अपनी दुकान चलाने वाले झोला छाप डॉक्टरों को नियंत्रित करने के लिए कानून भी है। उन्हें सजा दिलवाने के लिए पुलिस को अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन सवाल यही है कि बार बार इनकी लापरवाही से हो रही मौतों के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। गली गली फैली ये झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें मौत का व्यापार कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला थाना शालीमार बाग इलाके में आया, जहां 2 मासूम बच्चों को गलत दवा देने के कारण मौत की नींद सुला दिया गया, ऐसा परिवार का आरोप है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये पहला मामला नहीं है जो कि उस क्लिनिक से आया है। पहले भी एक मासूम की जान इस क्लिनिक ने गलत दवा देने के कारण चली गई थी। आखिर कब इन झोला छाप डॉक्टरों पर प्रशासन जागेगा? आखिर कब शुरू होगी इन झोला छाप डॉक्टरों पे कार्रवाई? क्या प्रशासन सोता रहेगा और ये मासूम मौत की नींद इसी तरीके से झोला छाप डॉक्टरों की भेंट चढ़ते रहेंगे? दिल्ली कैंट इलाके में एक नाबालिग लड़की की मौत का मामला गर्मा गया है। दरअसल इस मामले में लड़की के साथ बलात्कार के बाद हत्या के आरोप लगे हैं। यही नहीं, लड़की के शव को जबरन अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक पुजारी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह के मुताबिक रात लगभग 10:30 बजे दिल्ली कैंट पुलिस थाने में नाबालिग लड़की के बलात्कार के बाद मौत और उसके दाह संस्कार के संबंध में एक PCR कॉल मिली। साउथ वेस्ट डीसीपी ने बताया कि 9 साल की नाबालिग लड़की रात के समय शमशान घाट में ठंडा पानी पीने के लिए गई और कुछ समय बाद शमशान घाट के पुजारी ने लड़के के घर वालों को सूचना दी कि लड़की की करंट लगने से मौत हो गई है और पुजारी उसके अन्य 3 साथियों ने उसके परिवार को बहला फुसलाकर लड़की का रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली कैंट के विधायक से मिलकर घटना का संज्ञान लिया है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज महिलाएं कोई कहीं से कहीं तक भी देख लीजिए, पूरे देश में ये चीजें हैं कि कहीं से कहीं तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हम लोग सोचते थे दिल्ली सुरक्षित है, आज तो वो भी हमने देख लिया कि वो भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में महिलाओं का बस में सफर फ्री किया जा रहा है, कई जगहों पर महिलाओं को फ्री किया जा रहा है। चीजें वो एक अलग चीज है, वो एक अलग अपना पैटर्न है, वो अलग काम है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए सुरक्षा की दृष्टि से इसी क्षेत्र में, इसी एरिया में ये दूसरी घटना बलात्कार की, जिसको यहाँ पे इसको तो इस हद तक कर दिया गया कि रात को ही बेटी को जला के सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही अपने आप में बहुत ही दुखद घटना है। आज की लड़की को जबरन जला दिया गया है, उसे उसका ये नहीं पता लगा उसकी हत्या किस कारण हुई है, और ये बता दिया जा रहा है कि करंट लगने से कोई मौत नहीं हुई है। वो जबरदस्ती भाई 76 का केस डाल के जबरदस्ती मारी गई है। वो लड़की माँ बाप को जबरन शमशान घाट में बिठाया गया है, उनके
अस्थियों को मतलब दाग दिलाने के लिए, बॉडी को जलाने के लिए जबरन बिठा दिया और कैसे न कैसे वो लेडीज बाहर निकली और बाकी बस्ती में पड़ी, अपने भाइयों के बीच में पड़ी। वे अपने भाई वाल्मीकि समाज के आए और चिता को पानी पूनी डाल के अलग किया है। बच्ची के साथ इतना कुकृत्य करा गया, उसके बाद उसको मार दिया गया, उसके बाद उसको जिंदा जलाने की कोशिश करी और जलाई दिया गया ताकि सबूत भी ना मिले। इसके लिए पूरा आज समाज, बहुजन समाज, दलित समाज, मूल निवासी, वाल्मीकि समाज आज एग्रेसिव है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं पुनः कह रहा हूं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सही धाराओं में उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। 164 के बयान करने माता पिता को भी ले जाया गया है और उन लोगों को जब तक फांसी नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। पूरी वाल्मीकि चौपाल यहाँ डटी रहेगी। और इतने केस हो रहे हैं, ये विकास ही है। अब 7 बजे क्या विकास हुआ? जो लड़की 7 बजे मरती है उसका लिखा जाता 5 बजे मर गई, रजिस्टर में एंट्री की और फिर उसको जला दिया गया। परिवार को बुलाया गया, परिवार मना कर रहा है जलाने से, लेकिन उनको जला दिया गया। और जलाने के बाद जब यहाँ के कुछ लड़के वहाँ पर पहुँचे बुझाने के लिए, तो ऐसा विकास वहाँ पे देखने को मिला कि बाल्टी से वो बुझा रहे हैं अस्थियों को और पुलिस प्रशासन उसको बाल्टी को छीन रहा है। जहाँ पे राजनीति घुस जाती है तो वहाँ पे ऐसा ही होता है। कुछ लोगों को जो है इन्होंने बहका लिया, जो भी कर लिया। हम यहाँ पे ये कहने आए थे कि भाई न्याय होना चाहिए और मैं सुबह थाने में भी गया था, SHO से भी मिला था और उसकी माँ से भी मिला था और मैंने ये कहा कि भाई इनके प्रति जो भी अगर गलत हुआ है तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। जिसने भी गलत काम करा है, अगर करा है तो उसकी छानबीन करो और उसको सख्त। राजधानी दिल्ली के नरेला में महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला के परिवार का आरोप है कि पास का ही एक लड़का उसे परेशान करता था और उसे और उसका एक वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। परिवार का आरोप है कि वीडियो कैसा है उन्हें नहीं मालूम, लेकिन महिला का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर परेशान किया जा रहा था। कल रविवार के दिन भी आरोप है कि लड़के ने महिला को कई फोन किए, लेकिन महिला ने उसके फोन नहीं उठाया। साथ ही महिला के पति ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके परिवार को भी जान से मारने की धमकी उस लड़के द्वारा दी जा रही थी, जिससे महिला काफी परेशान थी और महिला ने आज खुदकुशी कर ली। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाँव गया होता मेरी बेटी ने मेरे को खुद भेजा था कि बेटा पापा तुम जाओ और दवाई ले आओ अपनी। मेरी दवाई हार्ट की दवाई चलती है, मेरी दवाई ख़त्म हो रही थी, 1 दिन की दवाई बची थी। उन्होंने मेरे को खुद भेजा कि पापा जाओ दवाई लेकर आओ। मैं घर गया हूँ तो मेरे को दूसरे दिन यही घटना मिली कि ऐसे। जी मेरी वाइफ ने फांसी लगा ली। क्या नाम आपके? मनीषा जी। क्यों फांसी लगाई? एक लड़का उसको बहुत टॉर्चर करता था कई दिनों से, और पता नहीं क्या उसके पास था, वीडियो थी, क्या था, मारने की धमकी दे रहा था मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मुझे को। और उसने ऐसा कदम जब उठाया, उसके बार बार टॉर्चर करने पर उठाया उसने। बच्चे चिल्ला रहे थे कि चाची देखो क्या हो गया मम्मी को। मैं आई थी ऊपर से उतर के तो दीदी ऊपर लटकी हुई थी पंखे उस पे किचन में। फिर हमने खोला, दोनों ने, मेरी दो रानी ने और मैंने। उसके बाद फिर हमने पानी। राजधानी दिल्ली के आजादपुर मंडी में प्याज आरती व्यापारी को अपने रुपए ही मांगना भारी पड़ गया। पैसे मांगने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी गई। जानकारी के मुताबिक राजीव ठाकुर ने संदीप कपूर से आजादपुर मंडी में जाकर प्याज लिया था। होटलों में डिस्ट्रीब्यूटर करने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए बकाया हो जाने पर जब संदीप कपूर ने राजीव ठाकुर से पैसे मांगे तो राजीव ठाकुर ने पिस्टल निकालकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने महिंद्रा पार्क में मामला दर्ज कर दिया है। राजीव ठाकुर जो हैं ये बिहार से इलेक्शन लड़े थे लोजपा वाली पार्टी से और ये हार के आए हैं। तो हमारे इनके साथ व्यापार था आजादपुर मंडी में, जिसके हमने इनके लेने हैं 1 करोड़ 30 लाख रुपए। अब जब भी हम पैसा मांगने जाते हैं, लॉकडाउन की वजह से इन्होंने पेमेंट रोक ली। अब जब भी हम पैसा मांगने जाते हैं तो हमेशा धमकाते हैं कि भैया तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं इतना बड़ा आदमी, मेरे लिंक कहाँ पे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा, और बंदूक की धमकी दिखाते हैं। हमें इन्होंने चेक दे रखे हुए हैं, वो चाह रहे इन्होंने स्टॉप पेमेंट करवा दी है, उन चेकों की पेमेंट भी नहीं करवाते अब ये। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर द्वारका पुलिस ने विदेशी नागरिकों की पड़ताल के लिए मुहिम चलाई है। इसी मुहिम के तहत एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। विदेशी नागरिक बिना
वैध कागजों के उत्तम नगर इलाके में रह रहा था। साथ ही इसके मकान मालिक ने इसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, इसीलिए पुलिस उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेगी। के मद्देनज़र एंटी टेररिस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं और जो फॉरेनर्स इलीगली स्टे कर रहे हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। और इसी के चलते उत्तम नगर थाने की पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक साउथ अफ्रीकन नेशनल जो कि चक सन ऑफ कोको इसका नाम है, और जब इसको वेरीफाई किया तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स इससे नहीं मिले। सब्सिक्वेंटली फॉरेनर्स एक्ट के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। और जहाँ पर ये रेंटल पे रह रहा था वहाँ पर भी जब चेक किया गया तो इसका जो लैंडलॉर्ड है उसने भी कोई वेरिफिकेशन इसका नहीं करवा रखा था। सब्सिक्वेंटली लैंडलॉर्ड मोहम्मद इमरान सन ऑफ महरूज, इसके अगेंस्ट भी उत्तम नगर थाने में फॉरेनर्स एक्ट 14C के तहत और 188 IPC के तहत कार्रवाई की गई। और वहीं नरेला के स्वतंत्र नगर में बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या हो गई है, जिससे कई घरों में दरारें पड़नी शुरू हो गई है। घरों में रह रहे लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। इन घरों में रह रहे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि अब ये लोग अपने लिए दूसरा मकान ले सकें। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते MCD ने नालियों की सफाई की होती तो इनके घरों की हालत ऐसी नहीं होती। लोगों के घरों में दरारें पड़ने लगी हैं। बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी है। यूपी में हो रही बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वाराणसी में भी गंगा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। पुलिस और NDRF के जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। चित्रकूट, बिजनौर और प्रयागराज में भी बाढ़ से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यह खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। इससे जहां घाटों का संपर्क आपस में टूट गया है, वहीं हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह स्थल भी बदल दिए गए हैं। गंगा में उफान आने के बाद सोमवार सुबह से जल पुलिस ने नौका संचालन अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। वहीं बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने जल पुलिस और NDRF के जवानों को भी अलर्ट मोड पर रख दिया है। गंगा के उफान को देखते हुए वरुणा नदी के किनारे रहने वाले लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से हमारे निषाद समाज को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा और ये हम लोग की एक रोजी रोटी है, नाव चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करना। हम लोग का आज से नौका संचालन पे प्रतिबंध कर दिया गया है। पहले कोविड काल में, उसके बाद बाढ़, ऐसे में दोहरा संकट आ गया आप लोगों में। सरकार द्वारा क्या सहायता की जा रही है? सरकार से हम लोग कोई सहायता नहीं मिली है। ये दोहरा संकट पे हम लोग ऐसे नाविक समाज के लोग हैं कि हम लोग के पास और कोई रोजी रोटी नहीं है। यही एक नाव चलाना, मछली मारना, खेती बाड़ी करना। तो खेती बाड़ी भी कर नहीं सकते कि पूरा पानी बढ़ गया, पूरा ब्रेज डूब गया है। दरअसल जब वरुणा नदी के जल का प्रवाह पूरब की जगह पश्चिम दिशा में होता है तो इस समय खतरा और भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से वरुणा में गंगा नदी का पानी तेजी से उल्टी धारा ले लेता है, जो वरुणा के तटवर्ती इलाकों के लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर देता है। वहीं बारिश की वजह से अब हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह स्थल भी बदल दिए गए हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में हो रहे लगातार मूसलाधार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के पास पहुंचने वाला है। यानी कि बनारस में 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। साथ साथ बनारस में नौका संचालन में बंद कर दिया जा चुका है। जो हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट में सौदा होती थी, उसका स्थल भी चेंज किया जा चुका है। हम मणिकर्णिका घाट चलेंगे और वहाँ पे तस्वीरों दिखाएंगे कि किस तरह से सौदा किया जा रहा है और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। मणिकर्णिका घाट जहाँ सौदा होता है, काशी के साथ साथ अन्य प्रांतों से भी यहाँ पे सौ आती हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो सौदा स्थल था पूरा जलमग्न हो गया है। उसके साथ साथ जो सौदा करने वाले लोग आ रहे हैं, उनको ऊपर जो सरकार द्वारा बनाई गई चिमनी, यानी इस चिमनी में सौदा कराया जा रहा है। चित्रकूट में भी पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश ने मंदाकिनी नदी में उफान ला दिया है। साथ ही 18 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है। प्रशासन ने चित्रकूट सहित रामघाट में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। चित्रकूट में निर्मोही अखाड़ा, जानकी कुंड, भरत घाट, रामघाट सहित नया गांव का पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और
लोगों को जागरूक कर रहा है। लोगों को रुकने के लिए धर्मशालाओं में व्यवस्था की गई है। कुछ दिनों से काफ़ी ज़ोर से वर्षा हो रही है, जिससे लगातार प्रशासन जो है यहाँ पर मौजूद है और हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर नगर पालिका, तहसील, पुलिस और सिंचाई विभाग से लोग मौजूद हैं। व्यवस्था की जा रही है, लगातार जो है अनाउंसमेंट की जा रही है लोगों को कि अपने यहाँ से खाली कर दें और सेफ जगह में शिफ्ट हो जाएं। और बाकी अगर कुछ होता है तो खोया पाया केंद्र और इंटर कॉलेज में जो है व्यवस्था कर दी गई है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। मंदाकिनी नदी पूरी तरह बाढ़ पर है। यहाँ के जो है दुकानदारों को हटाया जा रहा है। सदर एसडीएम पूजा यादव लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से पूरी तरह से मंदाकिनी नदी बाढ़ पर है। इस वक्त हम राम घाट पर हैं। सदर एसडीएम पूजा यादव लगातार यहाँ के जो है दुकानदारों को और यहाँ के धर्मशालाओं को, लोगों को जो है जागरूक कर रही है कि लोग अपना अपना जो है दुकानों को खाली कर दे, घरों को खाली कर दे, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है और भी बाढ़ आने की आशंका है। सोहनलाल, न्यूज़ ऑन इंडिया, चित्रकूट। प्रयागराज के कोराव सीएससी अस्पताल में चारों तरफ बाढ़ का पानी भर गया है। इस सरकारी अस्पताल को कोराव विधायक ने गोद लिया था। महज 24 घंटे की बारिश ने कोराव सीएससी अस्पताल की पोल खोल कर रख दी है। अब यहां पर 3 अगस्त को लगने वाले विशेष टीकाकरण अभियान पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं बिजनौर में बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसकी वजह से दर्जन भर गाँव का शहर से संपर्क टूट गया है। नदी को पार करने के लिए पुल भी अभी बन ही रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। हाल ये है कि जान जोखिम में डालकर गाँव वाले नदी पार कर रहे हैं। वाराणसी से आकाश यादव, चित्रकूट से सुमन लाल, प्रयागराज से राज बहादुर और बिजनौर से फैजल खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।